उत्तराखंड में गर्मी का जो है रेड अलर्ट, लू के थपेड़े लेंगे परीक्षा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के टनकपुर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और इस भ्रष्टाचार पर पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। छोटे छोटे दफ्तरों में मैंने स्वयं देखा है किस प्रकार से लोगों को परेशानियां होती है। अब किसी को परेशानी न हो, अब उसके लिए हमने हमारी उत्तराखंड की सरकार ने एक नंबर 1064, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए अपने अपने मोबाइल पर, 1064। कहीं पर भी आपको लगता है किसी दफ्तर में कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम करने में रिश्वत मांगी जा रही है, तो आप सीधे इस नंबर पर डायल करेंगे। डायल करने वाले का पता नहीं बताया जाएगा, नाम नहीं बताया जाएगा, उसको गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, अभी तक हम कई कार्रवाइयां इस पर कर चुके हैं। अब सीधे सीधे हमारा काम है कि सबके लिए सरलीकरण होगा, सरलीकरण के साथ साथ समाधान होगा और समाधान के साथ साथ विस्तारण होगा। इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आपकी सरकार है, जनता की सहयोगी है, जनता की साझेदार है, जनता के साथ रहने वाली सरकार है। हम सरकार को इस रूप में चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पिछले एक महीने के कालखंड में हमने अनेकों निर्णय लिए, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में, आज जल जीवन मिशन की योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हर घर में नल और नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। ऐसे अनेकों योजनाएं भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में बार बार आता रहूंगा और आगे समझ लीजिए कि मैं जो भी काम मेरे हाथ में आता है या जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं उस काम को ईमानदारी से करता हूं, मन कर्म वचन से करता हूं और पूर्ण मनोयोग के साथ करता हूं। मैं आपकी सेवा, जो कैलाश भाई ने आगे चीजों को कैलाश भाई ने बढ़ाया है, उन सभी कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं इतना विश्वास दिलाते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, भाई हमारे मंच पर यहाँ पर जिला अध्यक्ष दीपचंद पाठक जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे चुनाव के प्रभारी के रूप में अब यहाँ कैलाश शर्मा जी पूरे चुनाव तक नहीं रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी रहे हैं, अभी बहुत बड़े बड़ी नेता है, ये यहाँ पर सबका साथ देंगे। हमारी किरण देवी जी प्रदेश मंत्री हैं, हमारे यहाँ के जिला प्रभारी भाई हमारे बड़े भाई दीपक महर। और इसी बीच उत्तरकाशी से खबर आ रही, उत्तरकाशी के जंगलों में भयानक आग लग गई। भयानक आग लगने का मामला सामने आया है उत्तरकाशी के जंगलों में। अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल आग की चपेट में। पहाड़ों में इन दिनों आग बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हरे भरे जो पेड़ हैं वो आग के आगोश में नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर इन दिनों आग बड़ी मुसीबत बनी हुई है। लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बस्तियों के नजदीक भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पोंटी गांव के ऊपर जंगलों में भयानक आग लगी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ गए हैं। अनिल, आग लगने के क्या कारण हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी शैलन, मैं बिल्कुल बता दूं कि उत्तरकाशी जिले का जो यमुना वन प्रभाग है, ये यमुना घाटी में पड़ता है। और बड़कोट तहसील की बात करें, इसके जो है बिल्कुल नजदीक पे पोंटी गांव पड़ता है, काफी बड़ा गांव के ऊपर जो बिल्कुल बहुत भयानक आग लगी है। क्योंकि आजकल कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, जगह जगह सूखा पड़ा हुआ है। और जो पशुपालक जो इस प्रकार के जो अन्य या कहें शरारती जो लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग जो जंगलों में जाके आग लगाते हैं। जी, जो अधिकारी हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? लगातार आग लगने की घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं, इसको लेकर प्रशासन की क्या जवाबदेही है?
बिल्कुल शैलेंद्र, बात करें उत्तरकाशी जिले की बात करें, जंगलों में जो है लगातार जगह जगह जो आग लग रही है। अधिकारी भी भले वन विभाग की बात करें, बिल्कुल आग बुझाने का वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमने कई बार उन लोगों से भी, उच्च अधिकारियों से बात की, तो स्टाफ की कमी का भी रोना बता रहे हैं। जी शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो आपको उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं, जहां आग लगने की घटना सामने आई है। पहाड़ों में इन दिनों आग बड़ी मुसीबत बनी हुई है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना महामारी के बाद इस बार चार धाम यात्रा भव्य और रिकॉर्ड स्तर पर होने वाली है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और 3 मई से 8 मई तक चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में चार धाम यात्रा में लोग आएंगे, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। सरकार कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। देखिए, कोरोना महामारी के बाद 3 तारीख से हमारे चार धाम के कपाट खुलने प्रारंभ हो रहे हैं और 3 तारीख से प्रारंभ होकर 8 तारीख तक हमारे चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। पूरे देश भर में अभूतपूर्व उत्साह है और बहुत सारे लोगों की मन्नतें और बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम वहां आने के लिए बने हुए हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री इन चार धाम की यात्रा के लिए आने वाले हैं। इसके लिए बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी तीर्थयात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की गई है और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करने का निर्देश दिया गया है। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई कोताही होगी तो उसे सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हमने वहां बनाई हैं और ताकि यात्रियों को सुलभता के साथ दर्शन हो सके। भाजपुर के ग्राम नंदपुर नरका टोपा में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, भाजपुर के ग्राम नंदपुर नरका टोपा स्थित जिंदल फार्म में कालीचरण अपने परिवार के साथ मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, जहां अज्ञात कारणों के चलते कालीचरण ने गुरुवार सुबह आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसमें मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सुबह पुलिस को सूचना मिली, ये नंदपुर नरका टोपा में एक व्यक्ति ने पेड़ से फांसी लगाई हुई है। मौके पर इसमें पुलिस पहुंची और उसके शव को उतारा गया है। उसके बाद पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति की पहचान कालीचरण के रूप में हुई है और वो बताते हैं कि वो सब्जी का ठेला लगाता था और शराब पीने का आदी था। किसी वजह से, पारिवारिक कलेश की वजह से उसने आत्महत्या की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री पैदल मार्ग के साथ ही यमुनोत्री धाम में यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, यात्री विश्राम गृह, अन्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए जाने को लेकर जल संस्थान, जिला पंचायत, पर्यटन आदि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा के दौरान घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी के संचालन से यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि नंदन सिंह बोहरा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 16 दिसंबर 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, 6 जनवरी 2021 एनसीटीई व 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव द्वारा उनको सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने को कहा गया था, परंतु सरकार ने 10 फरवरी को 2021 को ये कहते हुए उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया। 15 जनवरी को केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत 15 जनवरी को राज्य अलर्ट वाले हैं और विगत एक वर्ष से 2021 से हम लोग कोर्ट की शरण में आए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो गतिमान है 2648 पदों की, उसमें हम लोगों ने भी आवेदन किया था और 15 जनवरी को केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत 15 जनवरी को राज्य सरकार ने हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया, जिसे कि 10 फरवरी को राज्य सरकार ने ही रद्द कर दिया। इसके वजह से हम कोर्ट में आए थे और अपने कोर्ट के सिंगल बेंच न्यायमूर्ति माननीय श्री मैथानी जी ने हमको इस भर्ती में शामिल करने के लिए इंटरिम आदेश दिया था और उसके उपरांत जस्टिस मिश्रा जी और खुल्बे जी की कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अंतोगत्वा उन्होंने भी हमें सम्मिलित करने हेतु अंतरिम आदेश दे दिया। ये डिप्लोमा धारक थे, इन्होंने विज्ञापन के अगेंस्ट जो है अपने पदों में अब उसको पदों के प्रति अप्लाई किया था, लेकिन उसके 1 महीने के बाद जो है उत्तराखंड सरकार ने कहा कि नहीं, हमने तो नियमावली अभी बनाई नहीं, हम आपको इस नियुक्ति में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी तो इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से कहा कि भाई क्योंकि याचिका का निर्णय नहीं हो पा रहा जल्दी, अतः हमको कम से कम काउंसलिंग में परमिट करने की अनुमति दी जाए, ताकि भविष्य में जो है हमारे पदों पर, जो रिक्त पदों पर कोई अन्य लोग ना आ जाएं, जिससे बाद में दिक्कत हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता नंदन सिंह बोहरा की याचिका व अन्य याचिकाओं को सुनने उपरांत सरकार उत्तराखंड को आदेश पारित किया कि आप जो हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें इन लोगों को जिन्होंने डीएलएड एनओएस से प्राप्त किया है उनको सम्मिलित किया जाए। इनको बहुत राहत प्राप्त हुई है एनओएस से जिन्होंने डीएलएड प्राप्त किया है, और अब सरकार उत्तराखंड को इनको प्राथमिक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर काउंसलिंग में सम्मिलित करना होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के प्रस्तावित रोपवे के मामले में प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी को पक्षकार बनाकर उनसे रोपवे के मामले में अपना पक्ष 18 मई तक कोर्ट में रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में NHAI भी रोपवे बना रही है। इस रोपवे के संबंध में NHAI का क्या कहना है, उनका मत भी जानना आवश्यक है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि वे रोपवे के विरोध में नहीं है, बल्कि रोपवे के निर्माण से पहले इसकी विस्तृत भूभर्गीय जांच कराई जाए। नैनीताल रानीबाग रोपवे को लेके एक PIL अजय रावत जी ने इस माननीय न्यायालय में फाइल करी थी, जिसमें रोपवे का तो विरोध नहीं था, पर यह था कि जो अपर टर्मिनस यानी जो स्टेशन वो हनुमानगढ़ी पहाड़ी पे बना रहे हैं, उसका विरोध किया था कि हनुमानगढ़ी पहाड़ी बहुत कमज़ोर है, वहाँ स्टेशन बनने से यहाँ की भूगर्भीय जो हालत है वो और ख़राब हो जाएगी। उसकी सुनवाई पे आज माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट ने ये कहा कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इस तरह के कुछ रोपवेज पहाड़ों में बना रही है, तो उसको भी पार्टी बनाना चाहिए और उसका भी वर्जन लेना चाहिए कि यहाँ रोपवे किस तरह से बन सकता है।
क्योंकि रोपवे एक बेनिफिशियल चीज़ है कई चीज़ों में। तो आज NHAI को कोर्ट के आदेश पे पार्टी बना दिया गया है और उनसे रिस्पांस मांगा है कि नैनीताल रोपवे के बारे में या जो रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे बन रहा उसके बारे में उनका क्या वर्जन है। कोर्ट ने 18 मई अगली तारीख फिक्स करी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को राजभवन में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ DGP व संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान है। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। स्थानीय नागरिक चारधाम यात्रा के अभिन्न अंग हैं। उनकी भागीदारी के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गैरसैंण नगर पंचायत में हाईवे व रामगंगा नदी से 200 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे कूड़ाघर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश जारी कर 45 दिनों के भीतर गैरसैंण में कूड़ाघर के लिए भूमि चयनित करने को कहा है। आपको बता दें, चमोली निवासी राजेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण नगर पंचायत के खसरा नंबर 425 की भूमि में पार्किंग बनाने की घोषणा के बावजूद नगर पंचायत द्वारा वहां कूड़ाघर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि नेशनल हाईवे पर रामगंगा नदी के समीप है। जबकि 2016 की नियमावली से में स्पष्ट है कि नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक कूड़ाघर नहीं बनाया जा सकता है। पार्किंग स्थल ना बनाकर वहां पर एक कूड़ादान बना देंगे। तो इस मुद्दे से जो गैरसैंण के रहने वाले लोग थे वो काफ़ी परेशान थे, जिनके लिए राजेंद्र सिंह, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, गैरसैंण के स्थायी निवासी हैं, उनकी ओर से ये जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित की गई, जिसमें यह बताया गया कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसके अनुसार कुछ मानक निर्धारित हैं, रूल 15, रूल 16 में, और शेड्यूल है उसका एक शेड्यूल 8। उसके तहत ये कहा गया है कि 200 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी नदी, किसी भी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग का, ऐसे किसी स्थल से। और वर्तमान में जो स्थल है उसमें 200 मीटर का डिस्टेंस ना राष्ट्रीय राजमार्ग से है, ना ही रामगंगा नदी से है जो वहीं पे बहती है। और इस वजह से ये निर्णय गलत है। और साथ साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा की गई है तो उसके खिलाफ और उसके विपरीत ये निर्णय है। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत के अधिवक्ता का वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई टेंडर प्रक्रिया अब कूड़ादान वहां बनाने के लिए जो पहले गतिमान थी वो अब गतिमान नहीं है, उस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य की एक सीट आगामी जून माह में खाली हो रही है, जिस पर नए सदस्य का चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी को अपना नया प्रत्याशी चुनना है, जिस पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले सप्ताह तक प्रदेश संगठन की ओर से प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा।
जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगी। यहां आपको बता दें, राज्य से 6 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से किसी एक पर राष्ट्रीय संगठन अपनी मुहर लगाएगा। आज हमारे 2 विषयों पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां वनाग्नि की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जंगलों में लगी आग अब आवासीय क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है। जिला मुख्यालय से सटे गांवों में जंगलों की आग पहुंच रही है, जिसके बाद ग्रामीण एकत्रित होकर जान पर खेलकर आग को बुझाने में लगे हैं। वहीं आसमान में चारों ओर धुंध ही धुंध छाई हुई है। वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। पर्यावरणविद देव राघवेंद्र बद्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। ब्लैक कार्बन के कारण आंखों में जलन और खुजली हो रही है। पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ब्लैक कार्बन से काफी नुकसान हो रहा है। आंकड़ों में साफ है कि जंगल में आग लगने से तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया है और 332.82 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। जहां एक ओर पूरा विश्व कार्बन को कम करने की बात कर रहा है और क्लाइमेट चेंज से एकजुट होकर इससे लड़ने की बात कर रहा है, उसी सिलसिले में आजकल हमारे देवभूमि उत्तराखंड में यहां के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिस पर बड़ी बड़ी सरकारें मौन बैठी हुई हैं और जंगल जल रहे हैं। जंगलों की आग ने हमारे उत्तराखंड की हवा को 50% ब्लैक कार्बन से दूषित कर दिया है, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ के बच्चों और बुजुर्गों पे पड़ रहा है। हवा दूषित होने के कारण, इसमें ब्लैक कार्बन आने के कारण सांस लेने की दिक्कत हो रही है और आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में खुजली हो रही है। और दूसरे रूप में अगर देखें तो जो ये ब्लैक कार्बन है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इनकी पत्तियों पे जाकर बैठ जाता है। रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक के अरखुंड गांव में जंगलों की आग अचानक गौशालाओं में आने से दहशत फैल गई। हालांकि यहां बंधे 5 मवेशी बाल बाल बच गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अरखुंड गांव में अचानक जंगलों की आग गांव की गौशाला तक पहुंच गई। इसके बाद ग्राम पंचायत अरखुंड के धीरेन्द्र सिंह नेगी व सुषमा देवी नेगी के गौशालाओं में अचानक आग लग गई। यहां कोई बड़ी घटना होती कि मोहल्ले के लोग पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आज दोपहर 12 बजे के लगभग ये घटना घटी है और ये गौशाला में आग लगी हुई है, जिस पे कि ग्रामीणों के सहयोग से और मोहल्ले वालों के सहयोग से आग पे काबू पाया गया। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ पूरी तरह झुलस चुके हैं। इन्हीं पे चारा पत्ती सारी साल भर की मेहनत लोगों ने इकट्ठी कर रखी थी। वो तो शुक्र है कि गौशाला में आग लगी हुई थी, लेकिन तब तक पता चल गया और ये गौशाला है, इसके छत पे आग पहुंच चुकी थी और आनन फानन में भैंस, 2 गाय, एक छोटा सा बछड़ा उनको निकाला गया, दूसरे गौशाला में शिफ्ट किया गया। और ये दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी घटना, ये देखो, ये पूरा जला हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की तमाम राज्य और केंद्र की योजनाएं राज्य में संचालित हो रही हैं। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये दोनों जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए हैं। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और ये जिले भी पूरा लाभ प्राप्त करें। इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। शाम हरिद्वार के दौरे पर पहुंचेंगे। पीयूष गोयल यहां से अधिकारियों से वार्ता करेंगे। 2 दिन का प्रवास और योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनता को मिले, इसको लेकर बैठक भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी करेंगे। हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला।
उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़ें। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3-3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधम सिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के एक धरातल पर भी जाकर किसी योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूंकि सामान्यता रहता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है, जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।